फिलिस्तीन, वो धरती जहां इंसानियत की कहानी ने पहली बार आकार लिया। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की परतें दबी हैं और हवा में उन सभ्यताओं की गूंज है जिन्होंने विश्वास और जीवन के अर्थ गढ़े। सदियों से यह भूमि धर्म, संस्कृति और अस्तित्व का संगम रही है, जहां समय ठहर जाता है और आत्मा अपने स्रोत को पहचानती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, वादी केल्त। मरुस्थल की गोद में बसी अद्भुत घाटी वादी केल्त, जिसे स्थानीय लोग वाडी केल्त या वाडी अल केल्त कहते हैं, फिलिस्तीन की सबसे अद्भुत प्राकृतिक घाटियों में से एक है। यह घाटी लगभग 7 मील लंबी है और इसके दोनों ओर खड़ी चट्टानें करीब 1000 फीट ऊंची हैं। जैसे ही आप इसकी गहराइयों में उतरते हैं, ऐसा लगता है मानो आप समय के किसी पुराने अध्याय में कदम रख रहे हों, जहां इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता अब भी अपनी सबसे मौलिक अवस्था में मौजूद है। इस घाटी का भूगोल बेहद विविध है। कहीं तीखे पहाड़, कहीं रेतीले ढलान और कहीं पत्थरों के बीच से बहता सूखा नाला, जो बरसात के मौसम में जीवन पा जाता है। यही विविधता इस घाटी को एक रहस्यमयी आकर्षण देती है। दिन के समय यहाँ सूरज की किरणें चट्टानों पर पड़कर सोने की परत जैसी चमक पैदा करती हैं, जबकि शाम को डूबता सूरज घाटी को लालिमा से रंग देता है, मानो कोई अदृश्य चित्रकार अपनी कल्पना को धरती पर उकेर रहा हो। यहाँ का मौसम अर्ध शुष्क है। सर्दियों में दिन का तापमान 10 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि गर्मियों में यह बढ़कर 37 डिग्री तक पहुंच जाता है। मौसम के इसी तीखे अंतर के कारण यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु अपने आप में अनोखे हैं। इस क्षेत्र में कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे स्थानीय फाल्कन पक्षी, रेगिस्तानी गज्जेल और कुछ ऐसे पौधे जो केवल इसी पारिस्थितिकी में पनपते हैं। जीव विज्ञानियों के लिए यह घाटी एक प्राकृतिक प्रयोगशाला जैसी है, जहां धरती का हर तत्व किसी नए रहस्य की ओर संकेत करता है। वादी केल्त न केवल प्राकृतिक दृष्टि से अनोखी है, बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि हजारों वर्षों से यह घाटी यात्रियों, संतों और साधकों के लिए ध्यान और तपस्या का स्थान रही है। यहाँ की गुफाएं और पत्थर मानो उन प्रार्थनाओं की गूंज समेटे हैं जो कभी इन दीवारों के बीच गूंजी होंगी। यहाँ का सन्नाटा एक अजीब शांति देता है, ऐसी शांति जो आत्मा को भीतर तक छू जाती है। घाटी में फैले प्राकृतिक रास्ते ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए भी बेहद आकर्षक हैं। इन पगडंडियों पर चलते हुए हर मोड़ पर दृश्य बदल जाता है। कभी ऊंची चट्टानें आकाश को छूती हैं, तो कभी नीचे बहती छोटी धारा जीवन का एहसास कराती है। कुछ जगहों पर पक्षियों की आवाजें इस सन्नाटे में संगीत की तरह गूंजती हैं, जिससे यह अनुभव और भी रहस्यमय बन जाता है। वादी केल्त का हर हिस्सा प्रकृति, समय और आस्था का संगम है, जहां इंसान अपने भीतर झांक सकता है और महसूस कर सकता है कि सच्ची सुंदरता केवल दृश्य में नहीं, बल्कि उस अनुभव में है जो आत्मा को गहराई से छू जाए। नंबर 2, मारा सबा मठ। रेगिस्तानी चट्टानों में तपस्या का संसार। मारा सबा मठ फिलिस्तीन के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पवित्र स्थान है जो समय के प्रवाह से परे लगता है। यह मठ 5वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे पूर्वी ऑर्थोडॉक्स मठवासी परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। सैकड़ों वर्षों से यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से भी मानव आस्था का प्रतीक रहा है। ऊंची चट्टानों पर टिका हुआ यह मठ नीचे गहरी घाटी और ऊपर निःशब्द नीले आकाश के बीच ऐसा दृश्य रचता है जो मानो धरती और आकाश को जोड़ देता है। जब सुबह की पहली किरणें इन पत्थर की दीवारों पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह स्थान सोने की रोशनी से स्नान कर रहा हो। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि हवा की सरसराहट और घंटियों की धीमी आवाज तक ध्यान में डूबने का आमंत्रण देती है। मारा सबा मठ का निर्माण अत्यंत कठिन भौगोलिक परिस्थिति में किया गया था। आसपास फैली रेगिस्तानी भूमि, तीखी ढलानों और गहरी घाटियों ने इसे एक प्राकृतिक दुर्ग जैसा रूप दिया है। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मठ मानव कौशल का एक असाधारण उदाहरण है।
चट्टानों को काटकर बनाए गए कमरों, प्रार्थना स्थलों और गुप्त मार्गों ने इसे रहस्यमय बना दिया है। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है, किसी तपस्वी की साधना की, किसी संत की प्रार्थना की या किसी यात्री के मौन विश्वास की। यहाँ का आंतरिक परिसर बहुत ही साधारण लेकिन अत्यंत पवित्र है। दीवारों पर अंकित धार्मिक प्रतीक और चित्र सदियों पुराने हैं, फिर भी उनकी चमक आज भी वैसी ही है। लकड़ी के दरवाजों और पत्थर की सीढ़ियों के बीच चलते हुए ऐसा लगता है जैसे अतीत की सांसें अब भी यहाँ मौजूद हों। यहाँ के साधु आज भी वही जीवन शैली अपनाते हैं जैसी सदियों पहले उनके पूर्वजों ने अपनाई थी। वे आत्मसंयम, प्रार्थना और मौन ध्यान में दिन बिताते हैं, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहता है। इस मठ की सबसे अद्भुत विशेषता इसका प्राचीन जल प्रबंधन तंत्र है। मरुस्थल की कठोर परिस्थितियों में भी यहाँ के भिक्षु एक विशेष जल स्रोत का उपयोग करते हैं, जो चट्टानों से होकर नीचे बहता है। यह प्रणाली दिखाती है कि सीमित संसाधनों में भी किस प्रकार बुद्धि, धैर्य और सहयोग से जीवन को संभव बनाया जा सकता है। यहाँ के आंगन से जब आप नीचे झांकते हैं तो गहरी घाटी और उससे सटी सूखी नदी का दृश्य एक अनकहा सौंदर्य प्रस्तुत करता है। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है और आसमान नारंगी रंग में रंग जाता है, तो यह मठ मानो किसी प्राचीन स्वप्न का जीवंत रूप बन जाता है। चारों ओर फैला सन्नाटा, पक्षियों की दूर से आती पुकारें और दीवारों से टकराती हवा, सब मिलकर आत्मा को एक ऐसी शांति का एहसास कराते हैं जो शब्दों से परे है। मारा सबा मठ केवल पत्थर और वास्तु नहीं है, यह उन अनगिनत साधकों की आस्था का साक्षी है जिन्होंने यहाँ मौन में ईश्वर से संवाद किया। यह स्थान बताता है कि तपस्या केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक अवस्था है, जहां मनुष्य अपने भीतर झांकर ब्रह्म की झलक पा सकता है। आज भी यह मठ यात्रियों, साधकों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसा स्थान जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति एक साथ झुकते हैं और आत्मा को उसकी गहराई में ले जाते हैं। नंबर 3, प्रलोभन पर्वत, जहां विश्वास ने शैतान की परीक्षा दी। प्रलोभन पर्वत फिलिस्तीन की धरती पर स्थित एक ऐसा स्थान है जो श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक बन चुका है। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 1150 फीट ऊंचा है और नीचे फैली घाटी का मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और रहस्यमय है कि हर यात्री को लगता है मानो समय थम गया हो और हवा में कोई अदृश्य आध्यात्मिक उपस्थिति घुली हो। यह पर्वत सदियों से आस्था, ध्यान और आत्म परीक्षा का स्थल माना जाता है। इतिहास बताता है कि यह स्थान उन साधकों और संतों का ठिकाना रहा जिन्होंने सांसारिक मोह से दूर रहकर आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाया। खड़ी चट्टानों पर टिका हुआ यहाँ का प्राचीन मठ इस पर्वत की सबसे आकर्षक विशेषता है। यह मठ पहाड़ी की ऊंचाई पर लगभग लटका हुआ प्रतीत होता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे यह आकाश और पृथ्वी के बीच टंगा कोई स्वर्गिक द्वार हो। पत्थरों से बना यह भवन अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति समेटे हुए है जो हर आने वाले को भीतर तक प्रभावित करती है। मठ की संकरी सीढ़ियां, दीवारों पर बने धार्मिक प्रतीक और चुपचाप जलती दीपक की लौ सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जिसमें श्रद्धा और शांति एकाकार हो जाते हैं। पर्वत के शीर्ष से जब कोई नीचे झांकता है तो फैला हुआ मरुस्थल, दूर दूर तक फैली नदियों के निशान और आसमान के रंग सब मिलकर एक दैवीय दृश्य बनाते हैं। सूर्योदय के समय जब रोशनी धीरे धीरे घाटी पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो आकाश स्वयं इस भूमि को आशीर्वाद दे रहा हो। गर्मियों में यहाँ का तापमान कभी कभी 27 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यह सुहावना और शांत हो जाता है। इस स्थान की ऊंचाई और इसका शुष्क वातावरण इसे ध्यान और एकांत के लिए एक आदर्श स्थल बनाते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गहराई है, जैसे हर सांस के साथ आत्मा कुछ कह रही हो। पहाड़ी के चारों ओर फैली बंजर भूमि भी अपने भीतर एक रहस्यमयी सुंदरता समेटे हुए है। दूर दूर तक फैले पत्थरों के बीच कभी कभी कोई पक्षी अपने पंख फैलाता है और उसकी आवाज घाटियों में गूंजती हुई मानो ईश्वर की पुकार बन जाती है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अनोखा है।
यहाँ का हर पत्थर विश्वास, साहस और आत्मबल की कहानी कहता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह स्थान मनुष्य के भीतर छिपे द्वंद्व का प्रतीक है, जहां एक ओर प्रलोभन है और दूसरी ओर आत्मसंयम। जब हवा यहाँ के पत्थरों से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो वह हर यात्री से पूछ रही हो, क्या तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत है कि तुम अपने भीतर के अंधकार पर विजय पा सको? यह पर्वत किसी मंदिर या तीर्थ से बढ़कर आत्मा की एक परीक्षा है, जहां हर कदम अपने ही मन के गहराई में उतरने का निमंत्रण देता है। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु और यात्री उस मौन शक्ति को महसूस करते हैं जो सदियों से इस पहाड़ की चट्टानों में गूंज रही है। प्रलोभन पर्वत इस बात का प्रतीक है कि सच्चा धर्म किसी भवन में नहीं, बल्कि उस संघर्ष में बसता है जहां इंसान अपने भीतर के लोभ, भय और भ्रम पर विजय पाता है। जब सूरज डूबता है और पर्वत की छोटी सुनहरी रोशनी में चमकती है, तब लगता है मानो स्वयं विश्वास इस धरती पर उतर आया हो। नंबर 4, कौमरान गुफाएं। मृत सागर के स्क्रोल्स का अनंत रहस्य। कौमरान गुफाएं फिलिस्तीन की धरती पर इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। ये गुफाएं मृत सागर के पश्चिमी तट के पास स्थित हैं और इन्हीं के भीतर हजारों साल पुराने दस्तावेज पाए गए, जिन्होंने मानव सभ्यता के धार्मिक और ऐतिहासिक ज्ञान को नया आकार दिया। यह क्षेत्र एक निर्जन और शुष्क मरुस्थल में स्थित है, जहां की धरती बंजर है और हवा में नमक की महक घुली रहती है। लेकिन इसी निर्जनता में छुपा है वह रहस्य जिसने दुनिया के विद्वानों और वैज्ञानिकों को आज तक आकर्षित किया हुआ है। इन गुफाओं की खोज 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई, जब कुछ स्थानीय चरवाहों ने गलती से एक मटके में छिपे प्राचीन ग्रंथों को देखा। वे दस्तावेज बाद में मृत सागर स्क्रोल्स के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ग्रंथों में धर्म, दर्शन और समाज से जुड़ी ऐसी बातें दर्ज थीं जो उस समय के मानव जीवन और विश्वास की गहराई को दर्शाती हैं। माना जाता है कि ये पांडुलिपियां लगभग 2000 साल पुरानी हैं और इन्हें लिखने वाले साधक उन संप्रदायों से थे जो संसार से दूर रहकर ईश्वर के नियमों का अध्ययन और पालन करते थे। कौमरान की यह धरती इतनी सूखी और नमक से भरी है कि यहाँ न तो हरियाली आसानी से उगती है और न ही वर्षा का कोई निश्चित समय होता है, परंतु यही कठोर जलवायु उन ग्रंथों के संरक्षण के लिए वरदान साबित हुई। इस क्षेत्र की गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यह 10 से 15 डिग्री के बीच रहता है। इतनी चरम परिस्थितियों ने इन पांडुलिपियों को सदियों तक सुरक्षित रखा, जैसे प्रकृति स्वयं इनके रहस्य की रखवाली कर रही हो। जब कोई यात्री इन गुफाओं की ओर बढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि वह केवल एक पुरातात्विक स्थल पर नहीं, बल्कि इतिहास के एक जीवित पन्ने में प्रवेश कर रहा है। गुफाओं के भीतर की दीवारें अब भी उस समय की नमी और ऊर्जा से भरी हैं। हर दरार, हर पत्थर मानो किसी प्राचीन लेखनी की गूंज को समेटे हुए है। इन गुफाओं के पास कभी एक छोटा सा समुदाय बसता था जो आत्मनियंत्रण, अध्ययन और तपस्या में जीवन व्यतीत करता था। उनके बनाए जलाशय, भंडार गृह और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष आज भी इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जीवन कठिन था पर व्यवस्थित था। यह स्थान यह भी दर्शाता है कि मनुष्य अपने विचारों और आस्थाओं को सहेजने के लिए किसी भी परिस्थिति में जूझ सकता है। मृत सागर के निकट होने के कारण यहाँ का वातावरण रहस्यमय प्रतीत होता है। हवा में घुला खारापन, चारों ओर फैली सूखी भूमि और नीले आकाश की अनंतता, यह सब मिलकर इस स्थान को अलौकिक बना देते हैं। जब सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें गुफाओं के मुहाने पर पड़ती हैं, तो उनका रंग सुनहरा होकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समय खुद इन दीवारों से निकल रहा हो। वैज्ञानिक आज भी इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इनमें ऐसे सूत्र हैं जो न केवल धर्म बल्कि मानव सभ्यता के विकास की दिशा को समझाने में मदद करते हैं। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं, शोधकर्ताओं और यात्रियों के लिए समान रूप से आकर्षण का केंद्र है। कौमरान गुफाएं यह याद दिलाती हैं कि शब्द जब सच्चे ज्ञान से लिखे जाएं, तो समय की धूल भी उन्हें मिटा नहीं सकती। यह वह स्थान है जहां अतीत अब भी सांस लेता है और हर पत्थर के पीछे एक अनकहा रहस्य छिपा है जो इंसान को उसकी अपनी उत्पत्ति की ओर लौटने का संकेत देता है।
नंबर 5, हेरोडियन, रोमन स्थापत्य का शक्तिशाली दुर्ग। हेरोडियन एक ऐसा दुर्ग है जो फिलिस्तीन की धरती पर प्राचीन साम्राज्य और स्थापत्य कौशल का जीवित प्रमाण है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से मरुस्थल की सुनहरी रेत से घिरा हुआ है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसकी चोटी की ओर बढ़ता है, सामने खुलता है एक ऐसा दृश्य जो इतिहास के वैभव और इंजीनियरिंग की अद्भुतता दोनों को एक साथ दर्शाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण रोमन युग के दौरान हुआ था और इसे राजा हेरोद ने अपनी शक्ति और साम्राज्य की भव्यता दिखाने के लिए बनवाया था। यह दुर्ग अपनी बनावट में जितना विशाल है, उतना ही रहस्यमय भी है। गोल आकार में बना यह दुर्ग अपनी पूर्णता में उस युग की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है जब पत्थर और मिट्टी से ही साम्राज्य रचे जाते थे। इसकी दीवारें मोटी और मजबूत हैं, जो सदियों की आंधियों, युद्धों और समय के प्रहारों को झेलते हुए आज भी गर्व से खड़ी हैं। हेरोडियन की वास्तुकला में रोमन शैली का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यहां बने विशाल गलियारे, भूमिगत सुरंगें और जलाशय उस समय की उन्नत सोच और योजना का परिणाम है। दुर्ग के अंदर महलनुमा हिस्से, सभा स्थल और यहां तक कि एक मकबरा भी बनाया गया था, जहां शासक का अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। यहां का तापमान गर्मियों में औसतन 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि सर्दियों में यह लगभग 12 से 15 डिग्री तक गिर जाता है। यही संतुलित जलवायु इस स्थान के संरक्षण में सहायक रही है। यह किला आज भी अपनी मूल संरचना में अडिग है, जैसे समय ने इसे छूने की हिम्मत ही न की हो। चारों ओर फैली पहाड़ियों में जैतून के पेड़ और नीची झाड़ियां इस क्षेत्र को एक विशिष्ट भूमध्य सागरीय रूप देती हैं। दूर से देखने पर यह किला किसी विशाल शंख के समान प्रतीत होता है, जो रेगिस्तान की गोद में सुरक्षित रखा गया हो। हेरोडियन न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह कला और संस्कृति का भी केंद्र रहा। पुरातात्विक उत्खननों से यहां मिले अवशेष बताते हैं कि यहां के महलों में रंगीन मोज़ेक, सुंदर स्तंभ और सजावटी दीवारें थीं, जो उस युग की समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करती हैं। भूमिगत सुरंगों का जाल यह दर्शाता है कि यहां रहने वाले लोग युद्ध की स्थिति में बचाव के लिए कितने रणनीतिक थे। कुछ मार्ग इतने संकरे और घुमावदार हैं कि वे किसी गुप्त संसार का प्रवेश द्वार लगते हैं। सूर्योदय के समय जब पहली किरणें इस किले की दीवारों पर पड़ती हैं, तो यह लालिमा लिए हुए पत्थर स्वर्णिम आभा में चमक उठते हैं, और शाम के समय जब सूरज ढलता है तो पूरा वातावरण रहस्यमयी हो उठता है। हवा में घुली रेत की महक और पत्थरों की खामोशी किसी पुराने युग की गूंज सी महसूस होती है। स्थानीय जनमानस में यह विश्वास है कि हेरोडियन की पहाड़ी के नीचे अब भी कई छिपे हुए कक्ष हैं, जिनमें उस समय के खजाने और राज दफन हैं। शायद यही रहस्य इस स्थान को और भी आकर्षक बनाता है। हेरोडियन केवल एक दुर्ग नहीं, बल्कि सभ्यता, विज्ञान और शक्ति का संगम है। यह स्थान यह याद दिलाता है कि इंसान चाहे मिट्टी से बने, लेकिन उसका हुनर, उसका विश्वास और उसकी रचना समय से भी अधिक स्थायी हो सकती है। आज यह दुर्ग शांत है, लेकिन इसकी हर दीवार अब भी वही कहानी कहती है। एक राजा, एक साम्राज्य और उस युग की अदम्य इच्छा की, जिसने पत्थरों को भी जीवन दे दिया। नंबर 6, एनहाना, रेगिस्तान में जीवन देने वाला झरना। एनहाना एक प्राकृतिक झरना है जो फिलिस्तीन के मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन की सबसे कोमल परिभाषा बनकर बहता है। चारों ओर फैली बंजर भूमि, गर्म हवा और ऊंचे पहाड़ों के बीच अचानक यह झरना दिखता है तो लगता है जैसे किसी सूखी आत्मा में जीवन लौट आया हो। यह झरना लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे इसका पानी हमेशा ठंडा और स्वच्छ रहता है। यहाँ की मिट्टी खनिजों से भरपूर है और पानी में घुला यह प्राकृतिक पोषण आसपास की वनस्पतियों के लिए एक वरदान साबित होता है। गर्मियों में जब आसपास का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब भी इस झरने का पानी ताजगी से भरपूर और आश्चर्यजनक रूप से ठंडा बना रहता है। यह पानी किसी एक स्रोत से नहीं आता, बल्कि पहाड़ी चट्टानों के भीतर जमा बारिश के पानी से बनता है, जो धीरे धीरे रिसकर इस झरने को जन्म देता है। यही वजह है कि यह साल भर बहता रहता है
चाहे आसपास की भूमि कितनी ही सूखी क्यों ना हो। स्थानीय निवासियों के लिए एनहाना केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। इसके आसपास छोटे खेत, बाग और हरियाली के टुकड़े उगाए गए हैं जो मरुस्थल के बीच किसी चमत्कार की तरह लगते हैं। यहाँ उगने वाले पौधों में कई स्थानीय प्रजातियां हैं जो केवल इसी पारिस्थितिकी में पाई जाती हैं, जैसे पथरीले ढलानों पर उगने वाले छोटे झाड़, जंगली जैतून और कुछ औषधीय पौधे जिन्हें सदियों से लोग प्राकृतिक उपचार के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। यह क्षेत्र न केवल जीव विज्ञानियों के लिए आकर्षक है बल्कि पुरातत्वविदों के लिए भी। यहाँ के आसपास खुदाई में कई प्राचीन अवशेष मिले हैं जो यह संकेत देते हैं कि हजारों साल पहले भी यहाँ जीवन सक्रिय था। पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशियां, मिट्टी के पुराने बर्तन और कुछ धार्मिक प्रतीक यह दिखाते हैं कि यह झरना प्राचीन सभ्यताओं के लिए भी पवित्र माना जाता था। एनहाना का पारिस्थितिकी तंत्र अद्भुत है। यहाँ का जल ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भरपूर है, जिससे यह कई छोटे जलीय जीवों के लिए आदर्श वातावरण बनाता है। कुछ दुर्लभ प्रजातियों की मछलियां और छोटे जीव इस झरने के तल में पाए जाते हैं, जो इसकी पारदर्शी सतह के नीचे एक जीवंत संसार रचते हैं। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती हैं, तो उसकी सतह पर चमकता सुनहरा प्रतिबिंब किसी पवित्र ज्योति की तरह दिखता है। आसमान से गिरती रोशनी और पानी की बूंदें मिलकर ऐसा दृश्य रचती हैं जो शब्दों से परे है। यहां आने वाला हर व्यक्ति इस अनुभव को अपने भीतर तक महसूस करता है, वो एहसास कि जीवन कहीं भी जन्म ले सकता है, बस उसे थोड़ा विश्वास और धैर्य चाहिए। एनहाना केवल एक झरना नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति चाहे कितनी ही कठोर क्यों ना हो, उसमें सृजन की शक्ति कभी नहीं मिटती। यह झरना रेगिस्तान के उस मौन को तोड़ता है जो हजारों वर्षों से वहां फैला हुआ है। जब इसकी धीमी कल कल ध्वनि हवा में गूंजती है तो लगता है जैसे यह धरती अपने भीतर के जीवन को पुकार रही हो। इसकी ठंडी बूंदें और हरियाली का आलिंगन आत्मा को यह सिखाता है कि कठिनतम परिस्थितियों में भी जीवन की धार बहती रह सकती है। एनहाना का अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे छोटी धारा भी सबसे बड़ी शक्ति होती है, वह शक्ति जो जीवन को जन्म देती है और मरुस्थल को भी मुस्कुराना सिखाती है। नंबर 7 वादी अल-हसा, जॉर्डन की जीवनदायिनी हरित घाटी वादी। अल-हसा, जिसे कई बार जॉर्डन की जीवन रेखा भी कहा जाता है, उस मरुस्थल की गोद में बसी है जहां जीवन असंभव सा प्रतीत होता है। यह घाटी लगभग 25 मील लंबी है और कराक तथा तफीला प्रांतों से होकर गुजरती हुई मृत सागर में मिल जाती है। यह केवल एक घाटी नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा रचा गया एक अद्भुत संगम है, जहां पानी, पत्थर और हरियाली एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का ऐसा दृश्य रचते हैं जो देखने वाले को विस्मित कर देता है। वादी अल-हसा की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रचुर जल स्रोत है। यहाँ की धरती के नीचे अनेक झरने और भूमिगत जलधाराएं हैं जो साल भर इस घाटी को पोषण देती हैं। इन्हीं जल स्रोतों की वजह से यहाँ सैकड़ों खेतों में सब्जियां, फल और अन्न उगाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी खनिजों से भरपूर है और इसी कारण यहाँ टमाटर, तरबूज और खीरे जैसी फसलें विशेष रूप से पनपती हैं। घाटी के किनारों पर छोटे छोटे गांव बसे हैं जहां के लोगों का जीवन पूरी तरह इसी जल पर निर्भर है। वे इस घाटी को केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक जीवित देन मानते हैं। सुबह के समय जब सूरज की किरणें घाटी के ऊपर से गुजरती हैं तो यह पूरी घाटी सुनहरी रोशनी में नहा जाती है। हवा में बहता ठंडा झोंका और पानी की आवाज मिलकर एक ऐसा संगीत रचते हैं जो आत्मा को सुकून देता है। यहाँ का वातावरण सामान्य रेगिस्तानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। तापमान मध्यम रहता है, गर्मियों में लगभग 30 डिग्री और सर्दियों में 15 डिग्री के आसपास। इस संतुलित जलवायु ने यहाँ की पारिस्थितिकी को अत्यंत समृद्ध बना दिया है। घाटी में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी और छोटे वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रजातियां केवल इसी क्षेत्र में देखी जाती हैं। वादी अल-हसा न केवल कृषि और जीवन का केंद्र है बल्कि रोमांच और पर्यटन का भी प्रिय स्थल है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं
ताकि वे इस घाटी की सुंदरता और इसके प्राकृतिक चमत्कार का अनुभव कर सकें। यहाँ की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग, नदी के किनारे कैंपिंग और गर्म पानी के झरनों में स्नान जैसी गतिविधियां इस स्थान को और भी आकर्षक बनाती हैं। घाटी के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक गर्म झरने हैं जिनका पानी खनिजों से भरपूर है और स्थानीय लोग इसे उपचार के लिए उपयोग करते हैं। इस घाटी का भूगोल भी बेहद अनोखा है। गहरी दरारों, चट्टानों और बहती नदियों के बीच यह स्थान मानो किसी प्राचीन चित्रकार की कलाकृति लगता है। यहाँ की चट्टानें लाल, भूरे और सुनहरे रंगों में रंगी हुई हैं, जो सूर्यास्त के समय और भी जीवंत हो उठती हैं। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे ढलता है और आकाश नारंगी हो जाता है, तब यह घाटी किसी जादुई स्वप्न जैसी प्रतीत होती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह घाटी प्राचीन काल से ही पवित्र मानी जाती रही है। कई सभ्यताएं यहां से गुजरी, लेकिन किसी ने भी इसकी आत्मा को नष्ट नहीं किया, क्योंकि यह स्थान स्वयं प्रकृति का आशीर्वाद है। वादी अल हसा आज भी इंसान और प्रकृति के सहअस्तित्व का जीवंत प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि जहां पानी बहता है वहां जीवन खिलता है, चाहे रेगिस्तान कितना भी कठोर क्यों ना हो। अगर धरती के भीतर विश्वास की एक बूंद है तो वहां हरियाली जरूर लौटती है। इस घाटी की हर लहर, हर फसल और हर हवा का झोंका यही कहता है, जीवन कभी नहीं रुकता, बस रास्ता बदल लेता है। नंबर 8, हिशाम का महल, उमैयद कला और वैभव का प्रतीक। हिशाम का महल, जिसे अरबी में कसर हिशाम कहा जाता है, फिलिस्तीन के जेरिको क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक रत्न है। यह महल 8वीं शताब्दी में उमैयद वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और यह उस द्वार की सांस्कृतिक समृद्धि और स्थापत्य कौशल का अद्भुत उदाहरण है। लगभग 1200 साल पुराने इस महल में आज भी वह शान और गरिमा महसूस की जा सकती है जो कभी अरब साम्राज्य के सुनहरे युग का प्रतीक थी। मरुस्थलीय भूमि के बीच फैले इस विशाल परिसर को देखकर विश्वास करना कठिन होता है कि इतने शुष्क वातावरण में इतनी भव्य संरचना संभव हो सकती है, लेकिन यही इस स्थल की विशेषता है। यह दिखाता है कि मानव बुद्धि और कला किसी भी परिस्थिति को मात दे सकती है। हिशाम का महल केवल एक निवास नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण राजकीय केंद्र था। इसमें महल के अलावा सभा भवन, स्नानागार, आंगन, बाग और जलाशय शामिल थे। इसकी बनावट में समरूपता, ज्यामितीय संतुलन और सूक्ष्म नक्काशी का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह स्थान उमैयद शासकों के विश्राम और प्रशासन दोनों का केंद्र था। यहाँ के फर्श पर बनी मौजेक कृतियां, विशेषकर प्रसिद्ध ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन वृक्ष, इस्लामी कला का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। यह मोज़ेक आज भी सुरक्षित है और इसे देखकर लगता है जैसे पत्थरों के भीतर जीवन सांस ले रहा हो। इस चित्र में एक पेड़ दर्शाया गया है जिसके एक ओर 2 शांत हिरण हैं और दूसरी ओर एक शेर शिकार कर रहा है। यह जीवन की द्वंद्वात्मकता को दर्शाता है, जहां सौंदर्य और संघर्ष दोनों साथ मौजूद हैं। महल की दीवारों पर जटिल नक्काशी और सजावट उस युग के शिल्पकारों की अद्भुत क्षमता को प्रकट करती है। यहाँ का जल प्रणाली भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मरुस्थल के बीच जल की व्यवस्था करना उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उमैयद इंजीनियरों ने इसे कलात्मक रूप से हल किया। उन्होंने पत्थर की नालियों और टंकियों का उपयोग करते हुए एक सुव्यवस्थित जल वितरण प्रणाली बनाई थी, जिससे न केवल महल की आवश्यकताएं पूरी होती थी, बल्कि आसपास के बागों को भी सींचा जाता था। गर्मियों में यहाँ का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाता है, फिर भी महल के अंदर का वातावरण ठंडा और सुखद रहता था, जो इस स्थापत्य की व्यावहारिकता को दर्शाता है। समय के साथ कई भूकंपों और युद्धों ने इस स्थान को क्षति पहुंचाई, परंतु इसकी आत्मा अब भी जिंदा है। आज भी यहाँ के खंडहरों में घूमते हुए लगता है जैसे किसी समय के संगीत की हल्की ध्वनि अब भी हवा में गूंज रही हो। हर टूटी हुई दीवार, हर बिखरा हुआ स्तंभ किसी शासक के वैभव, किसी कलाकार के परिश्रम और किसी सभ्यता के गौरव की कहानी कहता है। सूर्योदय के समय जब यह स्थान सुनहरी रोशनी में नहाता है तो इसकी दीवारें मानो इतिहास का नया अध्याय सुनाने लगती हैं। हिशाम का महल केवल एक स्थापत्य नहीं, बल्कि उस युग की चेतना का प्रतीक है, जहां कला और शक्ति
आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का संतुलन था। यह महल आज भी उस संदेश को दोहराता है कि सभ्यताएं मिट सकती हैं, पर उनकी रचनाएं अमर रहती हैं। यहां आकर मनुष्य यह समझ पाता है कि पत्थर जब आस्था और सौंदर्य के साथ तराशे जाएं, तो वे समय को भी चुनौती दे सकते हैं। नंबर 9, मृत सागर, धरती का सबसे निचला और खारा चमत्कार। मृत सागर, जिसे अरबी में अल बहर अल मैयत कहा जाता है, दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमय जलाशय है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 1300 फीट नीचे स्थित है, जो इसे धरती का सबसे निचला बिंदु बनाता है। यहाँ का जल इतना खारा है कि कोई भी व्यक्ति इसमें बिना प्रयास के तैर सकता है। यह दृश्य जब पहली बार देखने वाले की आंखों के सामने आता है, तो लगता है जैसे कोई जादू घट रहा हो। पानी में लोग बिना हिले डुले सतह पर तैर रहे हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाल रखा हो। इसकी खारापन लगभग 34% है, यानी यह सामान्य समुद्री जल से 10% अधिक है, गुना अधिक खारा है। यही कारण है कि इस सागर में कोई मछली या बड़ा जीव नहीं रह सकता, और इसी वजह से इसे मृत सागर कहा जाता है। परंतु यह नाम भले ही मृत हो, इसकी ऊर्जा जीवंत है। इस सागर का पानी और कीचड़ दोनों ही चिकित्सकीय रूप से अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले खनिज जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम त्वचा के रोगों और जोड़ों के दर्द में लाभकारी हैं। हजारों वर्षों से यहाँ के लोग और यात्री इस कीचड़ का उपयोग शरीर को स्वस्थ और त्वचा को पुनर्जीवित करने के लिए करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा भी अपनी सुंदरता के रहस्य के लिए मृत सागर के खनिजों का उपयोग करती थी। मृत सागर का परिवेश एक रहस्यमय शांति से भरा है। इसके चारों ओर फैली रेतीली घाटियां और नमक की परतें इसे किसी दूसरे संसार जैसा बना देती हैं। जब सूरज उगता है तो सागर की सतह पर सुनहरी चमक फैल जाती है, और जब सूरज ढलता है तो पूरा पानी नीले से बैंगनी और फिर लाल रंग में बदलता है। एक ऐसा दृश्य जो शब्दों से परे है। यहाँ की हवा अत्यंत स्वच्छ और ऑक्सीजन से भरपूर होती है, क्योंकि यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है। यही कारण है कि यहाँ सांस लेने का अनुभव सामान्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक ताजगी भरा होता है। मौसम की दृष्टि से यह क्षेत्र साल भर शुष्क रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यह 15 से 20 डिग्री के बीच बना रहता है। इस कठोर जलवायु के बावजूद मृत सागर के किनारों पर कुछ विशिष्ट पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो खारे वातावरण में भी जीवित रह सकती हैं। यहाँ की भू रचना भी अद्वितीय है। पानी के वाष्पित होने से बने नमक के क्रिस्टल, चट्टानों पर जमी सफेद परतें और गुफाओं जैसी आकृतियां इस स्थान को किसी प्राकृतिक कला दीर्घा जैसा रूप देती हैं। जो व्यक्ति यहाँ पहली बार आता है, उसे लगता है जैसे वह किसी और ग्रह पर पहुंच गया हो। मृत सागर के आसपास कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी हैं, जो इस क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। यहाँ की खामोशी में एक अलग ही गहराई है। जब हवा बहती है और नमक की परतों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकालती है, तो लगता है मानो समय खुद अपने प्राचीन रहस्य फुसफुसा रहा हो। यह स्थान आत्मा के लिए वैसा ही है जैसा आईना चेहरे के लिए। यह आपको आपका असली रूप दिखाता है, बिना किसी आवरण के। मृत सागर यह सिखाता है कि कभी-कभी जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां वहां मिलती हैं, जहां ऊपर से सब शांत और स्थिर लगता है। यहाँ की स्थिर जलधारा में एक अनोखा संदेश छिपा है कि मौन भी जीवन का एक रूप है और स्थिरता में भी शक्ति होती है। मृत सागर का हर किनारा, हर लहर और हर चमकता कण इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति अपनी कठोरता में भी सौंदर्य को जन्म दे सकती है, और मृत्यु के नाम से जुड़ा यह सागर वास्तव में जीवन की अमरता का प्रतीक है। नंबर 10, फिलिस्तीनी संग्रहालय, इतिहास और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज। फिलिस्तीनी संग्रहालय आधुनिक स्थापत्य और सांस्कृतिक चेतना का ऐसा अद्भुत संगम है, जो इस भूमि के हजारों वर्षों पुराने इतिहास को एक साथ समेटे हुए है। यह संग्रहालय रमल्ला के निकट बिरजेत क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 90,000 वर्ग फीट में निर्मित है। इसकी वास्तुकला प्राकृतिक परिदृश्य से प्रेरित है, मानो यह इमारत आसपास की पहाड़ियों और जमीन का ही हिस्सा बन गई हो।
यहां इस्तेमाल किया गया स्थानीय बलुआ पत्थर इस स्थान को न केवल क्षेत्रीय पहचान देता है बल्कि इसे पर्यावरणीय रूप से भी टिकाऊ बनाता है। जब कोई व्यक्ति इस संग्रहालय के परिसर में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है मानो वह किसी आधुनिक मंदिर में कदम रख रहा हो, जहां ईश्वर की जगह संस्कृति की आत्मा निवास करती है। अंदर प्रवेश करते ही सामने दिखती हैं विशाल दीर्घाएं। कुछ में कला प्रदर्शनियां लगी होती हैं, कुछ में पुरातात्विक वस्तुएं और कुछ में पुराने दस्तावेज जो फिलिस्तीन की आत्मा का चित्रण करते हैं। यहां रखे गए 3000 से अधिक कलाकृतियां, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज इस भूमि के संघर्ष, सौंदर्य और पहचान की कहानी कहते हैं। दीवारों पर लगी तस्वीरें उस समय की झलक देती हैं जब यह क्षेत्र सभ्यताओं का संगम था। यूनानी, रोमन, उमैयद और ऑटोमन काल की परतें एक दूसरे में घुली हुई प्रतीत होती हैं। संग्रहालय के बाहरी आंगन में फैले खुले बाग इस स्थान को और भी मनमोहक बना देते हैं। यहां लगाए गए स्थानीय पौधे और जैतून के पेड़ इस बात का प्रतीक हैं कि फिलिस्तीन की संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। संग्रहालय के भीतर आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। इंटरैक्टिव स्क्रीन, 3D मॉडल और होलोग्राम प्रोजेक्शन के माध्यम से दर्शक अतीत की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण एक साथ ज्ञानवर्धक और भावनात्मक है। कई बार लोग यहाँ की किसी प्रदर्शनी को देखकर मौन रह जाते हैं, जैसे उन्होंने केवल इतिहास नहीं बल्कि अपनी आत्मा का एक टुकड़ा देख लिया हो। इस संग्रहालय का उद्देश्य केवल अतीत को सहेजना नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को यह समझाना है कि पहचान और संस्कृति समय के साथ भी मिटती नहीं, वे केवल रूप बदलती हैं। हर वस्तु, हर तस्वीर, हर शिलालेख यह याद दिलाता है कि एक सभ्यता को नष्ट करना आसान है लेकिन उसकी स्मृति को मिटाना असंभव। यहाँ आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता दोनों ही इस बात को महसूस करते हैं कि फिलिस्तीन की कहानी केवल संघर्ष की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। वह अस्तित्व जो मिट्टी, कला और स्मृतियों में आज भी सांस लेता है। जब शाम के समय सूर्यास्त की किरणें इस संग्रहालय की दीवारों पर पड़ती हैं, तो यह भवन किसी प्राचीन पांडुलिपि की तरह चमक उठता है, जैसे समय खुद यहाँ ठहर गया हो। यह स्थान आधुनिकता और परंपरा के बीच एक पुल है, जहां भूतकाल भविष्य से संवाद करता है। आज के वीडियो में इतना ही। फिलिस्तीन की यह यात्रा केवल एक भूगोल की नहीं थी बल्कि उस आत्मा की थी जिसने सभ्यता, विश्वास और संस्कृति को जन्म दिया। यहाँ की घाटियां, झरने, किले और मठ सब एक ही संदेश देते हैं कि इंसान बदलता है लेकिन उसकी कहानी अमर रहती है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई धरती, एक नए रहस्य और एक नई कहानी के साथ। तो जुड़े रहिए क्योंकि इतिहास अब भी बोल रहा है, बस सुनने की जरूरत है।